Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this video is about the first chapter of biology NCERT line by line series जो आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी और मैं तो दिनों से बोल रही थी कि मैं ये करवाऊँगी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। सबसे पहले एक तो रिज़ल्ट्स आ गए कि अब रिज़ल्ट आएंगे, तो मैं पहले वो सब देखने लग गई। एंड एक मेरी सर्जरी होनी थी, सो वहाँ पे मैं चली गई, तो 2 दिन वहाँ निकल गए। मेरे को याद है मैंने 4 दिन पहले बोला था कि मैं ये सीरीज़ कराऊँगी, बट फिर उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिला। सो आज ये फाइनली सीरीज़ स्टार्ट होगी। सो जस्ट quickly get into the video and please subscribe and share the channel for more videos like this and for this NCERT highlight series. So let's start. Okay, so सबसे पहले ये हमारी यूनिट 6 है। यूनिट 6 क्यों है? क्योंकि इससे पहले की जो 5 यूनिट है वो क्लास 11th में है, तो रिप्रोडक्शन वाली ये यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं पहले से मार्क करके लाई हूँ और कुछ चीज़ें मैं यहीं पे लिखवाऊँगी। तो आपको NCERT की सारी लाइंस क्यों पढ़नी है ना, यहाँ पे देखो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फिर भी मैं इससे भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि NCERT में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पढ़ के सब कुछ जाना है। NCERT की लाइंस में तो आपको कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, सो बायोलॉजी इज़ द एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब बायोलॉजी ही एक्सप्लेन कर लिया आपकी, मतलब लाइफ आई कैसे है हमारी अर्थ के ऊपर, तो ये लाइन सिर्फ आपको यही बता रही है। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल, स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू आउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटन बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये बता रहा है कि एक इंडिविजुअल मर जाता है बट फिर भी स्पीशीज़ तो लिव करती है ना, जब तक उसके ऊपर कोई नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। देखो नेचुरल एक्सटेंशन होता है, जैसे जो डायनासोर्स का हुआ वो नेचुरल एक्सटेंशन है कि मतलब खुद से कोई भी एक्सटेंशन, तो आपको पता है ना, जब एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है तो नेचुरली जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर है कुछ, जैसे डायनासोर्स के केस में हुआ था, अभी तक वैसे पता नहीं है कि मीटेओराइड टकराया था या फिर वो उड़ के गायब होगा, ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम कर रहे हैं हमारी वजह से भी बहुत, जैसे डोडो मॉरिशस में एक्सटेंट हो गया, और ऑस्ट्रेलियन थाइलसीन, और आपने वो भी सुना होगा क्या बोलते हैं सेलसी काओ, एंड जो पैसेंजर पिजन होता था, ये सब कुछ हमने ही एक्सटेंड किया है। नेचुरल एक्सटेंशन नहीं था इनका, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ है। रिप्रोडक्शन बिकम्स द वाइटल प्रोसेस, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यूसली लिव कर पा रही है, हमारी क्या या फिर और किसी भी प्लानट तो और किसी भी स्पीशीज़ की। ठीक है, ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड। तो यहाँ पे आपको पता लगता है कि रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल होता है जब सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट। गैमीट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, ये भी आगे आएगा। गैमीट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, बट पेरेंट एक ही होना चाहिए। सेक्सुअल में 2 पेरेंट होने चाहिए, पर इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, बट इसमें जो मस्ट वाली कंडीशन है ना कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो होता ही है, ये तो कंपलसरी है, ये होता ही होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है टेप वॉर्म, उसके वो उस एक लौता होता है कि वो सिर्फ एक ही पेरेंट है बट वो दोनों टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। ये सेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इन्हांस्ड। देखो सेक्सुअल मोड में क्या होता है कि जो वेरिएशंस आती है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होगा, ये आपने 11th के सेल साइकिल में पढ़ा होगा कि जब गैमीट्स का रिकॉम्बिनेशन होता है तब वहाँ पे न्यू वेरिएशंस आती है, और उन वेरिएशंस की वजह से जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है ना एक स्पीशीज़ की, वो बढ़ जाती है। कुछ इंडिविजुअल्स अलग क्यों होते हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया था वो अलग क्यों होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं कि उनके पास वेरिएशंस होती है तो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो कि ग्रास है, ग्रास के ऊपर ग्रीन बीटल्स हैं और ब्राउन बीटल्स हैं, तो अगर किसी पिजन या किसी को उन्हें खाना है तो उन्हें जो ब्राउन वाले हैं वो ग्रीन के ऊपर इजीली स्पॉट हो जाएंगे, तो वो उन्हें खा लेगा। ये 10th का भी एग्जाम्पल है, 10th क्लास में भी साइंस में एवोल्यूशन में था। ठीक है, तो वो ईजिली उन्हें खा लेगा। तो और बट जो ग्रीन है वो इवॉल्व कर चुके हैं, अब उनको तो वो देख नहीं सकते, तो उनकी जो वेरिएशन है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है ना, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वेरिएशंस आने से देखो वो ईजिली सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, this unit examines the general principles underlying reproductive processes in living organisms, and they
then explains the detail of this process in flowering plants and humans as easy to relate representative examples. A related perspective on human reproductive health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction. इसे बकवास लिखा है, इसमें कोई भी मतलब मीनिंगफुल लाइन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो आज हम करेंगे, और इसके अंदर 4 चैप्टर्स है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये तुम्हारा छोटा सा इंट्रो हो गया। अब यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कि साइंटिस्ट से पूछा जाता है या नहीं, देखो आज तक क्वेश्चन नहीं आया, बट कुछ कोचिंग इन सब में तो आते ही हैं इनसे क्वेश्चंस। और क्या पता कभी एनटीए भी डाल दे आपको। एनसीईआरटी में दिया है तो क्यों छोड़ना है, जब आप इतने सारे मॉड्यूल्स पढ़ सकते हो तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है ना। तो देखो पंचन महेश्वरी, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका ये जो बॉर्न एंड ब्रॉड ये सब नहीं याद करना, कहाँ पे बॉर्न हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये सब नहीं पूछते। ने क्या काम किया है आप वो लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब में सबको आप रीड कर सकते हो सब कुछ, पर इन सब में कुछ काम का नहीं है। आप यहाँ पे ये याद करना, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसने किया क्या था, ये आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है कि उसने करा क्या है। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज किया है उसने, फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्राफेलोपियन पॉलिनेशन, ये सब इसने किया। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा कि उसने करा क्या क्या, ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, मेन चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ से भी एक एक लाइन में समझाती जाऊँगी, एक एक लाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या किस जगह से ना कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. देखो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन पीरियड होता है जिसमें वो लिव करते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस का अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है, हमारे में आई थिंक 64 समथिंग है कि हम इतने टाइम तक लिव करते हैं, ठीक है। एक ये एवरेज लाइफ स्पैन है। जैसे अगर किसी की नेचुरल जो डेथ होएगी ना, वहाँ जैसे बर्थ हुआ और नेचुरल डेथ हुई, उसके बीच का जो एक अप्रॉक्स एवरेज टाइम है ना हर एक इंसान का, उससे उसका लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप 20 की एज में आपकी डेथ हो गई तो आपका लाइफ स्पैन हो गया। लाइफ स्पैन होता है एक पूरी स्पीशीज़ का, बहुत सारे लोगों का एवरेज निकाला जाता है कि वो कब डेथ कर रहे हैं। कुछ 20 पे भी करते हैं, कुछ 60 पे करते हैं, कुछ 90 पे भी करते हैं, तो उसका एवरेज निकाला जाता है कि ह्यूमन्स लिव कितने टाइम तक करते हैं, तो वो होता है लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन, ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। नेक्स्ट पेज पे करेंगे सर। एग्जामिन द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days और as long as a few thousand years? देखो ये तो डिफरेंस है ही ना, कुछों का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है, कुछों का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You may note that the lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइफ स्पैन साइज़ पे डिपेंड करता है या नहीं करता। आंसर बताओ इसका। देखो नहीं करता, मेरे हिसाब से क्या इसका आंसर यही है कि नहीं करता। देखो फॉर एग्जांपल क्रो का 15 इयर्स का लाइफ स्पैन है और पैरेट का 140 इयर्स। आप बताओ उनका साइज़ क्या है? सेम है, दोनों का साइज़ सेम है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि साइज़ पे कैसे डिपेंड कर रहा है? साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली लाइन कि इस लाइफ स्पैन होता क्या है, दूसरी लाइन ये कि साइज़ पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है। इनके इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन हैं इन दोनों के, बट इनका साइज़ मतलब साइज़ इतना सेम है बट लाइफ स्पैन डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में भी लिख दो, द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस. Similarly, a mango tree has a much shorter lifetime as compared to a people tree. देखो पीपल का ट्री आपने सबने देखा होगा, उसकी पूजा भी होती है, उसका शायद 2000 समथिंग का उसका लाइफ स्पैन होता है, 2000 समथिंग का अप्रॉक्स। और मैंगो ट्री का तो नॉर्मल 150 या फिर 200 के अप्रॉक्स होता है। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है,
ये मत लर्न करो, ठीक है। बट इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बट साइज तो दोनों का सेम है, ठीक है। वट एवर विद द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ अ सर्टेनिटी। मतलब कितना भी लाइफ स्पैन हो पर एक इंसान की डेथ होगी ही होगी। ऐसे कहते हैं ना कि धरती पे आओगे तो मरना तुम्हारे लिखा ही, अब कब मरोगे वो पता नहीं, पर तुम्हारी लाइफ में लिखा हुआ है कि तुम कब मरोगे, ठीक है। तो सर्टेनिटी है, वो होगी ही होगी। दैट इज़ नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते। वो उन जैसे देखो, अगर ये एमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, इसने बाइनरी फिजन किया, ये क्या कर गया, 2 सेल्स में ऐसे डिवाइड कर गया। अब ये देखो, ये चीज़ तो डिवाइड कर गई ना आधी, इसका पहले वाला इंडिविजुअल तो बचा ही नहीं। अब ये आगे और जा के ना डिवाइड कर जाएगा, तो इसमें मरा कौन, कोई भी नहीं, वो बस डिवाइड कर गया। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कोई डेथ नहीं होती, नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल इमॉर्टल होता है, पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, वो उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, वो मॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं वो, ठीक है, अमर। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousand years? अब देखो, इसका आंसर मैं बताऊंगी तो तुम बोलोगे कि एनसीईआरटी में नहीं है। चैप्टर 1, लिविंग वर्ल्ड। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ होती हैं अर्थ पे, ये वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, जिसका भी जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो याद करना ही है ना नीट के लिए, तो अभी से कर लो, ठीक है। There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. सबको पता है इसका आंसर, रिप्रोडक्शन, ठीक है। continuity होती है किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted, ठीक है। चलो, अब आपको ईयर्स लर्न करने हैं। अब इसमें देखो, इसमें ना आपको ईयर्स मैंने तो लिखवा दिए हैं जिस हिसाब से हमें पढ़ाए थे, बट बहुत सारी बुक्स में ना अलग अलग ईयर्स दिए हैं। तो आप ये फोकस करो कि जो आंसर्स एनसीईआरटी ने दिया है, जैसे देखो बटरफ्लाई का, क्रो का, इन सब का ना एनसीईआरटी ने दिया है, तो आप इनका अच्छे से लर्न करो, ठीक है। क्योंकि इनका आप अच्छे से वो करोगे तो, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी ने दिया है, तो इनका लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी पहले पूछेगी ना तो इनका पूछेगी, जिनका नहीं दिया है ना उन पे क्वेश्चंस मेरे को बहुत कम लगता है कि आएंगे, बट मॉड्यूल्स में आते हैं तो लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने अपने आकाश के मॉड्यूल से निकाल के ही लिखे थे पहली बार, ठीक है, तो आप वहीं से इसको लर्न कर लो। और यहाँ पर ना मैंने साइंटिफिक नेम्स भी आपको दे दिए हैं, ये सारे नेम्स एनिमल किंगडम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस नाम भी याद कर लो, क्या जा रहा है, बाद में जाके एनिमल किंगडम में तो इतने सारे एग्जाम्पल देख के वैसे ही डर लगता है, ठीक है। तो अब इसे याद कर लो, एलिफेंट को एलिफस कहते हैं, ठीक है। 65 to 90 ईयर्स इसकी एज होती है। रोज़ की 5 to 7 ईयर्स होती है। डॉग की 20 to 30 ईयर्स होती है और डॉग को कैनिस कहते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स, ठीक है। क्रो की 15 ईयर्स होती है, ठीक है। एंड बनाना ट्री की 20 to 25 ईयर्स होती है। काऊ की 15 to 25 ईयर्स होती है। पैरेट की 140 ईयर्स होती है। क्रोकोडाइल की 60, हॉर्स की 62, फ्रूट फ्लाई की 20 to 30, और फ्रूट फ्लाई को ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 में तुम इतना पढ़ोगे ना इसके बारे में, ठीक है। और हॉर्स को इक्विस कहते हैं, ठीक है, इक्विस। राइस प्लांट को 3 to 4 मंथ्स होती है उसकी। टॉर्टोइस को टेस्टुडो कहते हैं। ये सब कुछ एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, ठीक है। मैं खुद से नहीं बता रही, क्या बोलो एक्स्ट्रा बता रही हो दीदी, नहीं, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। 100 to 150 ईयर्स होती है। बनियान ट्री की 200 to 300 ईयर्स होती है। अब देखो, इसमें अगर आपको स्किप करना है ना तो आप वो वाले करो जिनका एनसीईआरटी ने नहीं दिया। जो एनसीईआरटी ने दिया है खुद से, उनको तो लर्न करना बिल्कुल मस्ट है, उनको तो लर्न करना ही करना, ठीक है। अब चलो चैप्टर पे आते हैं, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मतलब पूरा चैप्टर जल्द से जल्द खत्म। इतनी मुश्किल से आज मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। बहुत बार सुनी होगी ये डेफिनेशन, सब सुनते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हो, ठीक है। The offsprings grow, mature and in turn produce new offsprings. ये ऐसे ही कंटिन्यू होती जाती है लाइफ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। Thus there is a cycle of birth, growth और death. तो सबसे पहले क्या होगा, आपका बर्थ होगा, सबको पता है। फिर आप ग्रो करोगे, बड़े होगे, बूढ़े हो जाओगे, फिर आपकी डेथ हो जाएगी। नेचुरल है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। Reproduction enables the continuity of species generation after generation.
ये अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपको चैप्टर 5 में पता लग गया कि कैसे जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। ये सब अभी चैप्टर 5 पे छोड़ दो, चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है सच में, उसको अभी को छोड़ के मत जाना। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। अब देखो हमारी अर्थ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ मैंने अभी बताया, और ये काउंटेड स्पीशीज़ हैं। अगर बिना काउंटेड पे जाओगे तो पता नहीं कितनी है, ठीक है। और सबका अपना अपना मैकेनिज्म है मल्टीप्लाई करने का। अब वो जो मल्टीप्लाई करने का उनका जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑन विच फैक्टर्स डज, मतलब कोई कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, सेकेंड इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेवरल अदर को तो चलो फिर भी छोड़ो। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कि वो कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो, और उसका अंदर का इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर की ऑर्गेनाइजेशन कि वो कितना सिंगल सेल्ड है, क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस based on whether there is a participation of one organisms or one or two in the process of reproduction. It is of two types. अब देखो अगर वन ऑर्गेनिज्म होगा तो एसेक्सुअल, ये देखो एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। It is of two types. When the offspring is produced by single parent with or without involvement of gamete formation. Most important line देखो, single parent with or without involvement of gamete फॉर्मेशन। गैमीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। इस लाइन पे कंफ्यूज मत होना कि एक ही पेरेंट है तो गैमीट नहीं बनेगा, वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेगा। गैमीट बन सकता है, और ये क्वेश्चन आता है आपको ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट वाइज, और वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो विद और विदाउट ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट लेना कि विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल क्या होता है आपको पता लग गया। When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. जब फ्यूजन भी होगा, दो पेरेंट भी होंगे, फ्यूजन भी होगा, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए आपकी क्या कंडीशन है, इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड दो पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन है टेपॉन्ग, वो एक इकलौता होता है पर वो दोनों टाइप के गैमीट्स बनाता है और फिर रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। ए सेक्शुअल में एक पेरेंट होता है, सेक्शुअल में दो पेरेंट होते हैं, सेक्शुअल में फ्यूजन होना ज़रूरी है, ए सेक्शुअल में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सब लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये एमीबा है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस इसका थोड़ा देखो इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। इलोंगेट होने का न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा और फिर वो दो बॉडीज़ में डिवाइड कर जाएगी। अब यहाँ से आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको डायग्राम नहीं याद है, स्टेप्स नहीं याद है, तो आप ये भूल जाओगे कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा कि पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लर्न करना होता है कि न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, ठीक है। अब asexual reproduction. In this method, a single individual parent is capable of producing the offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are exact copies. देखो वेरिएशन तो आएगी नहीं, एक ही इंसान ने रिप्रोड्यूस कर दिया तो वो उसके पास तो सेम ही गैमेट है ना, तो वो कैसे वेरिएशन लाएगा जब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। आप पेकाइटिन स्टेज पे पढ़ा होगा सेल साइकिल में, जो पहला मियोसिस 1 होता है उसके अंदर जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर पेकाइटिन पे, अगर आपको इसमें नहीं पता है तो सेल साइकिल में दिया है, जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, जब तक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कैसे वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। तो वेरिएशंस नहीं आएंगी तो सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली, दिखने में भी सेम, अंदर से भी सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम बनता है। तो इसलिए हम उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन तो पता ही होगा क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ को क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ देयर पेरेंट्स। आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। ये होता है आइडेंटिकल, सेम होता है, बिल्कुल डिट्टो सेम होता है। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, उन्हें क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस होता है उन्हें क्लोन कहते हैं, ठीक है।
अब बर्डिंग इन यीस्ट, और ये एक्सोजिनस होती है। अब देखो ये एक्सोजिनस आप बोलोगे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ये नहीं है। एक्सोजिनस का यहाँ पे मतलब क्या है कि बाहर की तरफ बर्ड ग्रो कर रहा है। तो एक्सोजिनस, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो एक्सो आपको बाहर याद रखना है कि जो बर्ड होता है वो बाहर ऐसे निकलेगा, फिर उसका, और ये क्या है, इक्वल डिवीजन है या अनइक्वल डिवीजन है, ये भी आगे दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये अनइक्वल डिवीजन, देखो ना इतनी बड़ी सी सेल में इतना छोटा सा बर्ड निकला है, और वो डिवाइड करेगा तो इतना छोटा सा डिवाइड हो रहा है ना, तो ये अनइक्वल हुआ ना। अगर सेम जैसे अमीबा में क्या है, यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, अमीबा का बाइनरी फिजन इक्वल डिवीजन है, और ये क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ना डायग्राम से निकालनी होती हैं, बट आपको लगता है बाद में कि एनसीईआरटी से बाहर से पूछ लिया, बट एनसीईआरटी से बाहर से नहीं पूछा है, यहाँ पे इक्वल अनइक्वल देखना है आपको, ठीक है। चलो, let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single celled organisms. अब आपको ये देखना है कि जो asexual है, ऑफ कोर्स सी बात है, आपको पता है कि सिंगल सेल में कॉमन है, क्योंकि हमारे अंदर तो सेक्सुअल कॉमन होता है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल कॉमन होता है, ठीक है। एंड इन प्लांट्स इन एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सेक्सुअल कॉमन होता है, ठीक है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिजम्स और पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। देखो तो प्रोटिस्ट और मोनेरन्स में क्या होता है कि माइटोसिस होता है, जो सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करने के बाद उनका रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे माइटोसिस, ये देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है ये मैंने, ठीक है। तो माइटोसिस की वजह से वो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो ऐसे होता है। तो ये स्पेशली आपको याद करने की अलग से दिया हुआ है कि इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल्स डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो प्रोटिस्ट और मोनेरन्स में माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस जो सेल डिवीजन है वो एक मोड है रिप्रोडक्शन का, किस ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटिस्ट और मोनेरन्स में। जो पहला किंगडम है मोनेरा और दूसरा जो प्रोटिस्टा है, उन दोनों के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला है जूस्पोर्स ऑफ क्लामाइडोमोनास। देखो अगर आपने अभी तक प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए बस आप ये सुन लो, बट ये सब वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जूस्पोर्स होते हैं, सबसे कॉमन स्पोर्स होते हैं जिससे एल्गी ग्रो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। तो क्लामाइडोमोनास एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी होती है। क्लामाइडोमोनास क्या होती है, एक ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू करती है, जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये देखो ना इनके ऊपर ये फ्लैजेला लगा हुआ है ना, ये मोटाइल होते हैं। ये पूछा जाता है कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल होता है, और ऐसा नहीं है कि सब नहीं दिया, ये हर जगह पे दिया हुआ है। यहाँ नहीं दिया तो एनसीईआरटी मतलब दिया हुआ है बस, ठीक है। मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। अब कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होता है पहले मुझे बताओ। पेनिसिलियम होता है फंगी। फंगी के अंदर सबसे पहले क्या है, फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का ये पार्ट है, ठीक है। और कोनिडिया क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर आपने फंगी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा एस्कोस्पोर्स, कोनिडियो के स्पोर्स, बहुत सारे ऐसे स्पोर्स हैं जिनसे वो अलग अलग तरीके की फंगी ग्रो करती है। तो पेनिसिलियम कोनिडिया के थ्रू ग्रो करता है। ये देखो ये है कोनिडियो स्पोर्स, ये देखो इनके थ्रू। और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं और इमोटाइल होते हैं। देखो आपको देख के लग रहा है इमोटाइल है, फ्लैजेला है इनके पास नहीं है ना, क्लामाइडोमोनास के पास है, तो वो मोटाइल है, ठीक है। अब बर्ड्स इन हाइड्रा, देखो आपने बडिंग इससे पहले कहाँ पढ़ी थी, यीस्ट में। बडिंग यीस्ट में भी होती है, हाइड्रा में भी होती है। ये क्या है, हाइड्रा के टेंटिकल्स, इसके थ्रू ये कैप्चर करता है अपना प्रे। ये दिया है आपको एनिमल किंगडम में कि ये अपनी टेंटिकल्स के थ्रू प्रे कैप्चर करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे छोटा सा बर्ड ग्रो करेगा, ये बर्ड थोड़ा टाइम बाद डिटैच करेगा और यहाँ पे ऐसे बर्ड गिर जाएगा, और यहाँ पे गिरने के बाद ये फिर से अपना खुद एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। ऐसे होता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डी पार्ट, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल क्या होता है, एक तरीके से ये भी एक बडी होता है, बट वो अंदर की तरफ होता है। मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले वाला जो बडिंग था वो एक्सोजिनस था, ये एंडोजिनसली होता है। देखो एंडोजिनसली बहुत सारे बर्ड्स ग्रो करेंगे छोटे छोटे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो यहाँ से ये लोग बाहर आ जाएंगे और सारे छोटे छोटे नया इंडिविजुअल बना लेंगे। तो ये क्या होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन। इसका नाम याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होती किस में, स्पॉन्जेस में होती है।
ठीक है। जो सबसे पहला एनिमल किंगडम में आप जब डिवीजन पढ़ते हो ना, स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, तो वो वाला स्पॉन्ज है, ठीक है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ठीक है। 2 हाफ्स में डिवाइड कर जाएगा, जैसे एमीबा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा और ये दोनों एक नए नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एमीबा और पैरामीशियम। अब इसके अंदर भी देखो ऐसे आता है, ट्रांसफर उससे होता है, किसी में ऑब्लिक होता है। मत याद करो, नहीं आता, कभी नहीं आएगा एनसीईआरटी से बाहर। नीट में तो कभी नहीं आएगा, आपके मॉक्स वॉक्स में आ सकता है, बट नीट में नहीं आने वाला। तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है किसमें ट्रांसफर्स होता है, किसमें सिंपल होता है, किसमें बाइनरी होता है। मत याद करो, बस आप ये याद करो कि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है, एमीबा एंड पैरामीशियम। इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। देखो मैं वहाँ पे बोल रही थी ना, यीस्ट का डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। वहाँ पे देखो ना, इतने बड़े से ऑर्गेनिज्म से इतनी छोटी सी बर्ड निकली, तो वो अनइक्वल है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट। वहाँ से वो जो छोटी सी बर्ड है वो बाहर निकलेगी, थोड़ा टाइम तक पहले रहेगी, फिर थोड़ा टाइम बाद बाहर निकलेगी और वहाँ से नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखो आपको अमीबा का ये तो पता है कि वो नॉर्मली क्या करता है, वो नॉर्मली बाइनरी फिजन करता है, बट वो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पता है ना, जिसे अमीबा होता है, इसके पास ऐसे ना फॉल्स फीट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई खाना होता है ये इसको ऐसे से करके कैप्चर कर लेता है और अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये इसका सूडोपोडिया होता है जो इसे खाना पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट सूडोपोडिया, वो अपना जो सूडोपोडिया उसको अंदर ले लेता है, अपने ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है। एंड सेक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट। जो 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग होती है ये सेक्रीट करता है, इसे सिस्ट कहते हैं, ठीक है, सिस्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। अब ये सिस्ट का सेक्रेशन करना, देखो अनफेवरेबल कंडीशन में ना ये सब क्या करते हैं, अपने आप को पहले बचाएंगे। 3 लेयर की वो ग्रो करी, उसे सिस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन, ठीक है। When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and reproduce many minute amoeba और pseudosporidios। अब देखो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो पता क्या करेगा, जो एनसिस्टेड अमीबा है वो करेगा डिवाइड और मल्टीपल फिजन शो करेगा। मल्टीपल फिजन मतलब वो छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। और इन छोटे छोटे स्पोर्स को बोलते हैं हेमीबोए या फिर सूडोस्पोडियोस्पोर्स। देखो सूडोपोडियोस्पोर्स, ठीक है। और ये हर एक स्पोर एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. This phenomena is called sporulation. अब देखो इनका जो बाहर निकलना स्पोरुलेशन कहलाता है, पर सिस्ट का ग्रो करना एनसिस्टेशन कहता है। बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी अगर अमीबा के बारे में पूछा हो ना तो वो प्रोसेस अलग लगा देते हैं। स्पोरुलेशन ना देखो नाम से ही पता लग रहा है, स्पोर, तो स्पोर का बाहर निकलना, और एनसिस्टेशन है सिस्ट का फॉर्मेशन। सिस्ट क्या होती है, 3 लेयर्ड होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सिस्ट क्या होती है, 3 लेयर्ड होती है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे, और वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। सेकंड 2 होती है, 3, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करनी होती है। अप फ्रॉम बैक, ये वो जो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, 3 लेयर 2 लेयर्ड, फ्रंट में है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये सारी वर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप कन्फ्यूज़ करते हो। अब देखो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। ये बस इनके अंदर नाम चेंज कर दिया, ये भी एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बस इसका नाम अलग है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। अब देखो सबसे पहला पोटैटो किसके थ्रू ग्रो करता है, आइज ऑफ पोटैटो। आपने देखा है अगर आलू को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दोगे तो उसके पास वाइट वाइट से छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकल जाता है। ये देखो जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, इसके थ्रू अगर इसी बर्ड को आप कहीं पे नीचे सॉइल में दबा दोगे ना तो आपके पास नया पोटैटो निकल जाएगा। तो ये इसके थ्रू, आइज ऑफ पोटैटो के थ्रू। आपको इसके अंदर पता है क्या याद करना है, कौन सा किस स्ट्रक्चर के थ्रू, समझने की ज़रूरत नहीं है कैसे करता है। बहुत बुक्स में ये भी समझाया जाता है कि कैसे करता है, नहीं आएगा। आपको बस ये याद करना है आइज ऑफ पोटैटो के थ्रू पोटैटो का रिप्रोडक्शन होता है। और वो आइज क्या होती हैं, जो बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर किसके थ्रू करता है, राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है।
बुलबिल ऑफ अगेव प्लांट का नाम है, और बुलबिल इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये सब लीफी सा, इसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है। बस नाम याद कर लो, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है आपको समझने की, ठीक है। लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, छोटे छोटे ना कॉर्नर से लीफ बड्स निकलते हैं, ठीक है। और जब ये नीचे गिर जाते हैं, देखो इनके पास ना ये भी है, देखो रूट्स भी हैं, जब ये छोटी सी बड नीचे गिर जाएगी ना, तो वहाँ से न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो लीफ बड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। अब सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑफसेट वाला, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा इकॉर्निया पिस्टिस, जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं। ये क्या है, इकॉर्निया है, ठीक है। देखो स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं भूल चुकी हूँ मैं खुद भी, ठीक है। तो इकॉर्निया पिस्टिस कहते हैं इसे, ठीक है। और ये वाटर हाइसिंथ, और इसे क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, देखो आगे अभी आएगा ये, ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक। चलो, members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures। अब ये बताया, देखो किंगडम फंगी और सम प्लांट्स में क्या होता है और एल्गी में क्या होता है कि कुछ स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना कि जूस्पोर्स, कोनोडियोस्पोर्स, वही सब बताएगा, ये देखना। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, और मोस्ट कॉमन होते हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर्स की देखो ये सारी जो खासियत है ना, इसे लर्न कर लो। मोस्ट कॉमन स्पोर है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये लर्न करना है आपको। अब अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, जो पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स जो हाइड्रा में होती हैं, और गेम्यूल फॉर्मेशन जो स्पॉन्ज में होती है। सब ऊपर बताया मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। अब देखो, you have learned that vegetative reproduction in plants in class 11th. What do you think, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Yes, देखो इन सब के आंसर्स आपको एनसीईआरटी में देती, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, हाँ, उसके अंदर क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बताओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो बनता है वो क्लोन्स होते हैं क्या, बताओ, क्लोन्स होते हैं? इसका आंसर है यस, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्लोन्स होते हैं, ठीक है। वाई डू यू से सो, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल? यस, क्लोन एप्लीकेबल है क्योंकि वो एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। अब देखो मैं इंग्लिश के भी मतलब बता रही हूँ क्लियरली, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में बहुत आराम से यूज़ होता है, बिल्कुल यही यूज़ करते हैं। बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि टर्म है बस, आप वही यूज़ करा जाता है। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो बहुत पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर। अब यहाँ पे ये दिया है कि कौन से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है। रनर स्ट्रॉबेरी, राइजोम से जिंजर और बनाना करते हैं, ठीक है। बनियान क्यों लिखा है मैंने, बनाना है इसका आंसर, ठीक है, बनियान नहीं है, ठीक है। शक्कर के थ्रू मिंट करता है, ट्यूबर के थ्रू पोटैटो करता है, ऑफसेट के थ्रू हाइसिंथ करता है, बल्ब के थ्रू अनियन और गार्लिक कहते हैं। एज इट इज़ लर्न कर लो। अब आप बोलोगे यहाँ पे ना कुछ जैसे रनर वाला स्ट्रॉबेरी ये एनसीईआरटी में नहीं है, शक्कर मिंट वाला ये एनसीईआरटी में नहीं है, और बल्ब वाला नहीं है, ठीक है। बट पता है कहाँ पे, अगर आप स्कैन करोगे ना चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी वाला, वहाँ पे स्कैन करोगे जो कोड दिया होता है ना एनसीईआरटी में, वहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो क्यों छोड़ना है, 2-3 तो है, लर्न कर लो, ठीक है। आपने पहले अगर आपने मॉड्यूल्स या कुछ पढ़ोगे तो वहाँ पे तो बहुत डिटेल है, बस इतना ही याद कर लो कौन सा किससे होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एसेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी इसका आंसर दिया एनसीईआरटी में, जो मैंने यस बता दिया पहले कि 2 पेरेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, तो सीधी सी बात है प्रोसेस एसेक्सुअल है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू अडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एग्जांपल हाइड्रा। दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अभी एक और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया हुआ जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, ये क्या करेगा, फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएगा और फिर हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस कैसे करता है। हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन से भी रिप्रोड्यूस करता है और बडिंग से भी रिप्रोड्यूस करता है, दोनों से करता है, ठीक है। ये लर्न करना है यहाँ पे।
You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. चलो आ गया terror of Bengal, ठीक है. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. Water hyacinth क्या है? Ecornia pistis. ठीक है. इसमें क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है जो इसका नाम है इकॉर्निया पिस्टिस, ये उसका साइंटिफिक नेम है. ठीक है. और उसे कहते हैं वाटर हाइजिंथ. ये क्या करता है, ये है एक मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैग्नेंट वाटर. स्टैंडिंग वाटर मतलब रुका हुआ पानी. ठीक है. वहाँ पे कहीं अगर गलती से भी ये ग्रो करना शुरू हो गई तो ये इतनी स्पीड से आपकी स्प्रेड होएगी ना कि आप रोक भी नहीं पाओगे, और वो इतनी जितनी स्पीड से आप उसे निकालोगे ना उससे ज़्यादा स्पीड से वो ग्रो करती जाएगी. और ये करेगी क्या, देखो एक प्लांट है, सारा ऑक्सीजन ले लेगी. ये जो उसका है क्या बोलते हैं वाटर बॉडी का, सारा ऑक्सीजन ले लेगी. और क्या होगा उससे, फिशेस मरना शुरू हो जाएंगी. फिशेस को भी तो ऑक्सीजन चाहिए. फिशेस मरना शुरू हो जाएंगी. वहाँ का जो भी फिशरी का है जो भी कल्चर होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा. तो ये बंगाल में होता है. बंगाल देखो सी साइड पे है. ठीक है. तो वहाँ पे मोस्टली लोग ना एक्वेटिक ये वाला खाना खाता है, फिशेस ये सभी खाते हैं वहाँ पे मोस्टली. तो सोचो अचानक से इतनी सारी फिशेस मरने लग जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खाने की कमी पड़ेगी. इसीलिए उसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. ठीक है. कि वहाँ पे खाने की कमी पड़ने लग गई इस चीज़ की वजह से. और ये वहाँ पे ये क्या करती है, देखो इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज. ठीक है. इसके बारे में हम 13-14 चैप्टर में पढ़ेंगे इकोलॉजी में. ठीक है. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shapes of leaf. अब तुम्हें लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन आता है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि इसको इंट्रोड्यूस करा क्यों था इंडिया में. बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीफ. रट लो, शेप्स ऑफ लीफ और ब्यूटिफुल फ्लावर्स की वजह से इनसे इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में. ठीक है. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. ठीक है. ये इतनी जल्दी प्रोपोगेट करता है, फिनोमिनल रेट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से. ठीक है. स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसकी वजह से इसे निकलना बहुत मुश्किल है. एक बार ग्रो करना शुरू हो जाए ना तो मतलब बर्बाद कर देगा. ठीक है. Are you aware of how plants like potato, sugarcane, banana, ginger and dahlia are cultivated? ठीक है. पोटैटो का ट्यूबर ये अभी पीछे आया था. ठीक है. बनियान और इसका जिंजर का भी मैंने अभी पीछे बताया था कि ये उसके थ्रू ग्रो करता है, राइजोम के थ्रू. ठीक है. एंड शुगर केन का एनसीईआरटी में कहीं पे दिया नहीं है तो आप मत लर्न करो, कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है. और डलिया का ये रूट्स के थ्रू ग्रो करता है. डलिया की रूट्स होती हैं जो उसके थ्रू ग्रो करता है. इसका भी आपको नहीं दिया एनसीईआरटी में तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. देखो ये सारा आपने पढ़ लिया ना पहले कि पोटैटो में क्या होता है, छोटी छोटी बर्ड्स ग्रो करते हैं जिन्हें आइज कहते हैं, और वहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है. फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर. देखो बनाना और जिंजर में राइजोम होता है, मैंने भी बताया तुम्हें. When you carefully try to determine the site of origin of new plantlets, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नए प्लांट्स की जो प्लांटलेट्स ग्रो करती है वो कहाँ से करती है, नोड से ग्रो करती है. एंटी नोड या इंटर नोड कुछ भी आएगा नहीं, नोड्स. नोड क्या होता है, जैसे देखो ये प्लांट है, इसका जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आता है ना, जैसे शुगर केन में ऐसे आता है ना, तो ये इसका नोड होता है. और दो नोड के बीच का जो होता है ये इंटर नोड एरिया होता है. ठीक है. ये इंटर नोड एरिया होता है. मेरी राइटिंग को भी पता नहीं क्या हो गया, इतने दिनों से नहीं लिखा है ना मैंने. ये इंटर नोड है. ठीक है. और ये नोड होता है. ठीक है. यहाँ से न्यू प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं, यहाँ से कुछ भी रूट टाइप का कुछ भी ग्रो करेगा और फिर वहाँ से न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा. ठीक है. So you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stem of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, मतलब favorable conditions जब मिलेंगी, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from the notches of present at the margins of bryophyllum. तो bryophyllum पीछे आया था ना कि bryophyllum में क्या होता है, लीफ है ये उसकी. कैसी लीफ बनाई है मैंने, ये उसकी लीफ है. उसके यहाँ कॉर्नर से ना ऐसे छोटी छोटी वो ग्रो करती हैं, और ये जब फॉल डाउन कर जाती है ना आपके नीचे सॉइल के ऊपर, वहाँ से फिर नया इंडिविजुअल नया प्लांट ग्रो कर जाता है. तो ये ब्रायोफाइलम होता है. एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू
मार्जिन ऑफ लीव्स के वहाँ से नॉचेज हैं ये छोटी छोटी जो बर्ड्स वहाँ से गिरती हैं और वहाँ से नया इंडिविजुअल आपका निकलता है, ठीक है। दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition. देखो ये वाली तो आपको लाइन ऊपर वाली समझ आ गई होगी, जो गार्डनर्स और फार्मर्स हैं वो इसी के थ्रू और प्लांट को ग्रो कराते हैं ब्रायोफाइलम में, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन है, देखो मैंने स्टार्स भी मार्क कर रखे कितने, ये सब ना ऐसे बस रीड करके छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, देखो asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have, ये पता है ये वाले क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फिर आप समझते रह जाओगे, दिमाग लगाते रह जाओगे और आपको वहाँ पे नहीं समझ आने वाला, ठीक है। ये क्या लिखा है यहाँ पे कि जो asexual reproduction है वो कॉमन मेथड होता है जिनके अंदर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर asexual कॉमन मेथड है, बट जैसे कि एल्गी और फंगी। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है विद द बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो अगर मैं ये लाइन आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लूँ या फिर असर्शन रीजन में ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में पूछ लूँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि एल्गी और फंगी हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट जो एडवर्स कंडीशन आती है ना वो उससे पहले सेक्सुअल मोड में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है। आप मानोगे बात? नहीं, या आप बोलोगे ये तो ऐसा तो क्योंकि हम कुछ पढ़ते ही नहीं। बट देखो एनसीईआरटी की छोटी सी लाइन में इतना सब कुछ लिखा हुआ है और अगर इसके ऊपर असर्शन रीजन आ गया ना तो ये कोई बच्चा सही नहीं करके आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसको टीचर्स भी नहीं समझाते, मैंने भी कितनी बार पढ़ा है, मैंने भी ये शायद पिछले साल नोटिस किया था कि क्या लिखा है और मुझे भी ये समझ नहीं आया है ढंग से, पर लिखा तो है ना एनसीईआरटी ने, तो लर्न कर लो। देखो कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो लर्न कर लो स्टेटमेंट वाइज, पर कर लो, क्योंकि छोड़ना तो पॉइंट ही नहीं बनता आज की डेट में एनसीईआरटी से, कुछ भी छोड़ने का पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। देखो अब ये क्यों फेवर करते हैं, ये तो देखो सीधी सी बात, सेक्सुअल जैसे देखो आप एमीबा है, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, पर वो सेक्सुअल मोड जो गेम्यूल ये सब फॉर्म करता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में करता है। अब वो क्यों करता है इन सब का आंसर कहीं नहीं दिया है एनसीईआरटी में, उसको वो फेवरेबल उस टाइम पे लगता है तभी वो इस चीज़ें करता है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसको एज इट इज स्टेटमेंट की फॉर्म में लर्न कर लो। असर्शन रीज़न आएगा बाद में मत बोलना कि एनसीईआरटी में था और हमने नहीं पढ़ा, फालतू में आप रोते रहोगे बाद में, ज़्यादा बढ़िया पढ़ लो। Asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants, ठीक है। Asexual as, अब देखो ये तो बता दिया कि एनिमल्स के बारे में अभी बात हो गई कि वो नॉर्मली एसेक्सुअल करते हैं और बाद में सेक्सुअल पे ट्रांसफ़र कर जाते हैं जब एडवर्स कंडीशन आती है। पर जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे हायर एनिमल्स तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हम हैं हायर एनिमल्स देखो, हायर एनिमल्स सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सिर्फ सेक्सुअल, ठीक है। बट हायर प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करते हैं। एसेक्सुअल में कौन सा करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करते हैं, ठीक है। सो अब यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं ये वाली, क्योंकि पूरा चैप्टर अब मेरे में भी इतना पेस नहीं है, पूरा चैप्टर एकदम लगातार पढ़ा पाऊँ। तो इसके नेक्स्ट डे अब आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, उसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब मैं जितना समझा सकती थी एनसीईआरटी बेस्ड और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने सब बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए। सो ओके, बाय बाय।